नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है टीएमए के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर ग्रामर टॉक का आज थर्ड वीडियो हम लेकर आपके सामने हैं। क्योंकि ग्रामर टॉपिक के जो भी वीडियोस हैं वो सजेशंस के ऊपर आ रहे हैं। आई मीन कि जब कोई स्टूडेंट हमको सजेस्ट कर रहा है कि सर इस टॉपिक के अंदर हमको थोड़े से इश्यूज जो है वो आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स को आपके लिए किस तरीके से थोड़ा ईजी बनाकर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की जो अप्रोच है उसको लेकर हमें बेहतरी तरीके से उसको समझ सके। यही हमारा इसके अंदर टारगेट रहा है। अभी तक पिछले दो वीडियोस हमने पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर और साथ ही में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं उनके ऊपर बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जिसका नाम है फ्रेज एंड क्लॉजेस। बेसिकली अगर इंग्लिश के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनमें जो फाउंडेशनल टॉपिक होते हैं, मतलब जिनके ऊपर इंग्लिश की नींव जो है वो बनी है इंग्लिश ग्रामर की, तो उनमें से एक टॉपिक ये भी है फ्रेज एंड क्लॉजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे बहुत धीरे धीरे चलते हुए इस टॉपिक को समझे एक एक बारीकी उसके बारे में, ताकि जब भी एग्जाम के में आपका अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो कभी भी गलत ना हो पाए। नए विद्यार्थियों को सूचित कर लेता हूं, मैं टीएमए बीते कई दिनों से आरपीएससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क तरीके से इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा रहा है, और वो भी बहुत अच्छी अप्रोच के साथ, जहां पर हमको स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो है, उनका जो फीडबैक आ रहा है, वही हमें बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद ज्यादा पॉजिटिव अभी तक रहा है। चलिए आज बात कर लेते हैं हम फ्रेज एंड क्लॉजेस के ऊपर कि सर ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश के अंदर क्या होता है, बेसिक फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, आज मैं बिल्कुल ही कर्सिव का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने बताया है सर थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। तो मेरा प्रयास है पूर्ण तरीके से आपके सामने इस तरीके के थोड़े लेजिबल लेटर्स जो है वो लिखे जाए। देखिए इंग्लिश जो है, बेसिकली इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस बनता है तो उस सेंटेंस के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और अगर उसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट होता, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। ये दो पार्ट्स हमारे सामने होते हैं कोई भी एक सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर भी कुछ और चीजें हैं जो छुपी हुई रहती हैं, जिनके बारे में आपके एनालिसिस जो है वो अच्छे होने चाहिए। उनके अंदर कुछ चीजें, जैसे कि आप देखना, जो फॉर्मेशन होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसके अंदर सबसे पहली कड़ी में आता है लेटर। क्या आता है? लेटर आता है। इसके बाद लेटर से क्या चीज बनती है, तो वो बनता है वर्ड। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड किया जाता है और वो कोई मीनिंगफुल सेंस देता है हमको, तो फिर हम उसको कहते हैं वर्ड्स। और जब वर्ड्स को जोड़ा जाता है तो फिर हमको मिलता है वहां पे फ्रेज, और फ्रेज से बनता है हमारा क्लॉज, और क्लॉज से हम आगे बढ़ते हैं वापस एक कंप्लीट सेंटेंस के ऊपर। तो एक ये पूरी यात्रा रहती है हमारी एक सेंटेंस को बनाने की, और उसी सेंटेंस से फिर हम पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं। ये सारी बेसिक चीजें जो है वो हमको जाननी होती है। अब इसमें हम आज जिन चीजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स के बारे में आपको अच्छा पता है, आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। दोनों को सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली जैसे हम इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए हो जाता है एक वाक्य। ठीक है, इसके बाद ये जो फ्रेज है उसी को हम बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं हम? वाक्यांश, मतलब वाक्य का कोई एक अंश। और वहीं पर अगर हम इसकी बात करें क्लॉज की, तो इसको बोलते हैं हम उपवाक्य। उपवाक्य का अर्थ होता है कि ये अपने आप में एक सेंस देता है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। मतलब कुछ हद तक इसके मीनिंग के अंदर एक कमी सी बरकरार रहती है। वो कमी कैसे जाके पूरी होती है, जब उसको हम एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ऐड करते हैं, तब जाके वो चीजें हम देखते हैं। खैर, यहां से मैं आगे आता हूं। फ्रेज एंड क्लॉजेस को थोड़ा हमने बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इसको आप समझे एक बार। यहां पर ये रहा आपके सामने फ्रेज एंड क्लॉज, इन दोनों की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है, और थोड़ा इसको आसानी से और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है? फ्रेज जो है, जो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है? वाक्यांश होता है। अब इसमें क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। पहली चीज आपको ये लिखना है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट। मतलब यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के कंपोनेंट नहीं होते, क्योंकि कहीं पर सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजें अगर ऐड हो जाती है तो वो या तो अपने आप में क्लॉज बन जाता है, या फिर वो पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नाम की चीज नहीं होती है। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, आप इस यात्रा से जुड़े रहे, क्योंकि वीडियोस के एंड होते होते मैं वादा करता हूं इस बात का कि इस फ्रेज एंड क्लोज के बारे में कोई भी डाउट जो है वो आपके मन में नहीं रहने दूंगा। यहां इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आप इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको मैं थोड़ा और यहां पे लिखता हूं। ये जो अपना ग्रुप ऑफ वर्ड है ये मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब इसका मीनिंग तो निकलना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट इट हैज एन इनकम्प्लीट मीनिंग, लेकिन ये मीनिंगफुल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें आप। तो फ्रेज के बारे में ये सारी चीजें। अब वहीं पर अगर हम क्लॉज की बात करें तो यहां पर ठीक उससे उलट बात आ जाती है। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, क्या है, ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हम कोई और चीज भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, दैट कंटेन्स, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको परिभाषा से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, उसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इसको आगे जाकर इलेबोरेट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लॉज के बारे में एक चीज ध्यान रखें, क्लॉज जो है हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इनडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और ये जो आपका क्लॉज है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो इस स्लाइड के ऊपर जो जानकारी दे रखी है उतनी आपको याद रखनी है। तो सीधी सी बात है, फ्रेज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। या तो सब्जेक्ट अकेला होगा या फिर वर्ब अकेली होगी, पर इन दोनों का कंपोनेंट जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आएगा हमें। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात अपनी दो कंडीशंस यहाँ पे हो जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है, और इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और साथ ही में इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर हम आते हैं कुछ और चीजों के बारे में, यहां पे हम इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं जहां पर हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना फ्रेज के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, मतलब इसका अपने आप में कोई पूरा मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर उसका ट्रांसलेशन आप करोगे तो एक मीनिंग पाओगे, लेकिन ये नहीं पता पड़ेगा उस मीनिंग का हमको करना क्या है, आखिर उसका सेंटेंस में क्या यूज है, ये चीजें आपको पता नहीं पड़ेंगी। मैं इन सारी चीजों को अभी बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और आगे आने वाले 5 मिनट के अंदर फ्रेज नाम से आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। फ्रेजेस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इसका मतलब है कि जो फ्रेज है हमारे पास ये कुछ निम्न प्रकार की हमको फ्रेज दे रखी है। उसमें सबसे पहला होता है नाउन फ्रेज, सेकंड होता है वर्ब फ्रेज, थर्ड होता है एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ है एडवर्ब फ्रेज, और लास्ट में प्रीपोजिशन फ्रेज। तो ये सारी आपके सामने फ्रेज हो जाती है, ठीक है। पहला है नाउन, सेकंड है वर्ब, फिर है एडजेक्टिव, फिर है एडवर्ब, और उसके बाद है प्रीपोजिशंस। ये सारी की सारी फ्रेज है। अब देखना इनको नाम कैसे दिया जाता है, मतलब सर हम कोई फ्रेज नाउन फ्रेज है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि एक नाउन फ्रेज है, तो वहां पर आपको देखना होता है उस पर्टिकुलर फ्रेज का हेड, मतलब उस शब्द के अंदर उसका हेड वर्ड क्या है ना, सेंटर में कौन सा शब्द है, हम उसको देखते हुए उस फ्रेज का नाम देंगे। ये क्लियर हो जाएगा इन सारे एग्जाम्पल से आपका, ठीक है। नाउन फ्रेज में देखना, ये आपको दे रखा है ट्रू फ्रेंड, क्या दे रखा है, ट्रू फ्रेंड दे रखा है, तो इसका अर्थ हो गया, देखो फ्रेंड है, फ्रेंड अपने आप में नाउन है, लेकिन कैसा फ्रेंड है, ट्रू, तो ये तो उसकी विशेषता बता रहा है ट्रू, ठीक है, उसका एडजेक्टिव के तौर पे यहां काम कर रहा है, लेकिन यहां सेंटर में कौन सा वर्ड है, हैड जो है वो फ्रेंड है, और ये जो ट्रू है वो उसका एज अ मॉडिफायर काम कर रहा है। तो ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाती है। हिज ब्रदर, तो यहां पर सेंटर में क्या है, ब्रदर, और ये जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एम, और यहां पे क्या हो गया एच। एम का अर्थ होता है ये मॉडिफाई कर रहा है, और हेडवर्ड क्या है इसका, ब्रदर, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड के अंदर आप देखोगे तो सेंटर में यहाँ पे कौन सा वर्ड है हमारे पास, फ्रेंड है, और साथ में बेस्ट जो है वो क्या हो गया हमारे लिए, मॉडिफायर हो गया। फ्रेंड पर कैसा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ब्रदर, किसका ब्रदर, हिज ब्रदर, ठीक है। तो मतलब सेंटर में ये वर्ड है, उसके बारे में ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज, मतलब वर्ब फ्रेज क्या होता है,
दो तीन चीजों से मिलता है। कभी कभार तो अकेली मैन वर्ब है कहीं पे, तो वो अकेली भी मैन वर्ब की फ्रेज जो है वो वर्ब फ्रेज कहलाएगी। और कभी कभार ऑक्सिलरी वर्ब साथ ही में बी की फॉर्म और उसके बाद मैन वर्ब, इन तीन का अगर कंपोनेंट बन रहा है क्या, तो वो भी आपका वर्ब फ्रेज कहलाएगा। यहाँ कैसे है, जैसे कि देखना हैव डन, ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे में ठीक अगले स्लाइड्स के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फ्रेज को समझ सकते हैं, ठीक है। हैव डन मतलब कोई काम कर लिया गया है, तो यहां पर हमने देखा ये वर्ब फ्रेज है। वर वर्किंग, तो ये आपकी वर्ब फ्रेज हो गई पूरी। इज प्लेइंग, तो ये आपकी हो गई वर्ब फ्रेज, क्योंकि इज और प्लेइंग दोनों वर्ब की ही पार्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मैन वर्ब है। यहाँ पे वर्किंग, वर वर्किंग है तो फिर वर और ये वर्किंग, वर हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्किंग जो है वो मैन वर्ब होगी। और हैव डन जो है वो भी यहाँ पर डन इसमें मैन वर्ब है और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो इन पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार इस बात को रिपीट इसके लिए कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि सर आप ये सोच के चले जाएं वीडियो को छोड़ते कि सर हमको समझ में नहीं आया, जबकि आपको आपका काम है पूरा वीडियो आप देखिए। इसके बाद अगर आपके कोई डाउट रहते तो निश्चित तौर पर आप मुझे बताएं, हम उसका लिए भी कोई ना कोई अच्छी प्लानिंग जो है वो करेंगे ताकि वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। देखो यहाँ पे वर्ब फ्रेज जो है उसका एक हेड हमेशा क्या होगा, वर्ब होगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर हेड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, एक रेड जो है वो एडजेक्टिव है, इसके बाद ये गुड जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहां पर हमने ये देखा कि वेरी ब्यूटीफुल तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्वाइट रेड ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और वेरी गुड जो है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज के बारे में। जब कोई फ्रेज जो है उसका हेड एक एडवर्ब है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे वेरी फास्ट, रियली ब्यूटीफुली, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है, यहां पर ये सारी जो है वो एडवर्ब्स है आपकी, ठीक है। अब इन एडवर्ब्स को मॉडिफाई आगे एक और दूसरी एडवर्ब आके कर रही है, दैट इज ओके, लेकिन इसका हेड क्या है, एडवर्ब है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। और वहीं पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसमें आप देखोगे कि उसका हेड जो है वो क्या होता है, हमेशा एक प्रीपोजिशन होता है, ऑफ द स्कूल, एट टेम्पल और इन द टाउन, ये सारी चीजें हैं। तो फ्रेज का नेम जो है वो हम कैसे देंगे, उसका हेडवर्ड जो है वो क्या है, कोई बात नहीं, अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया, ये सब कुछ एग्जाम्पल थे। अब आगे आने वाली स्लाइड के अंदर आपके लिए ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। हमने बात करी अभी नाउन फ्रेज की, सबसे पहले नाउन फ्रेज। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं हिज ब्रदर इज अ रिच मैन, ये देखना, हिज ब्रदर इज अ रिच मैन, हमने ये देखा। अब इसमें देखना, एक आप पार्ट ये वाला लीजिए, हिज ब्रदर, एक पार्ट आप ये लीजिए, इसके बाद साथ में एक पार्ट ये लीजिए। आप देखेंगे जो ब्रदर है वो क्या है, नाउन है, साथ में जो रिच मैन है वो भी क्या है, ये मैन जो है वो नाउन है, और ये जो रिच है वो क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को कर रहा है, मतलब इसका हेड जो है वो क्या है, एक नाउन है। तो ये दोनों जो है हिज ब्रदर, ये आपके लिए हो जाएगा एक एनपी हो जाएगा, अर्थात नाउन फ्रेज हो जाएगा, और ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। और अकेला अगर रीच है तो फिर हम उसको फ्रेज नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने नाउन फ्रेज की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं, इसमें ध्यान रखना ये जो इज है ना, ये आपका वीपी हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वर्ब फ्रेज मतलब अगर एक सिंगल वर्ड भी है और अगर वो वर्ब का काम कर रहा है तो फिर वो वर्ब फ्रेज हो जाएगी आपकी। यहां पे हम देखते हैं आगे वाले सेंटेंस के अंदर, ठीक है, दे आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ये सेंटेंस आपका हो जाता है। अब इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहला तो ये आर लुकिंग जो है ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज को हमने एग्जाम्पल के अंदर फिट करके देखा कि वर्ब फ्रेज क्या होती है, ठीक है।
इसके बाद आप यहां पर भी आगे और जाके इसके अंदर फ्रेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वीपी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम देखते हैं his father is the richest man of town। ये सेंटेंस हो गया आपके सामने। इसमें आप देखोगे यहां पर ये जो पूरा फ्रेज बन रहा है द रिचेस्ट, ये आपका कौन सा फ्रेज बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका सेंटर में क्या है, यहां पर एक एडजेक्टिव है। अगर हमने सिर्फ इसकी बात करी है और अगर हम इसमें इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, मैं इंक चेंज करके आपको और बता देता हूं, अगर हम इसके साथ ही इस मेन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज बन जाएगा। लेकिन नाउन फ्रेज के अंदर आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो भी है। मतलब अगर एडजेक्टिव का कोई फ्रेज हम उसको बोलेंगे जिसका हेड क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बीपी की बात कर ली, एनपी की बात कर ली, वीपी की बात कर ली और साथ में एडजेक्टिव फ्रेज इसकी बात भी कर ली। अब हम बात करेंगे आगे एडवर्ब फ्रेज जो है वो क्या होती है। जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि शी रन्स फास्ट, ये देखना आप, शी रन्स फास्ट। और वहीं पर मैं और लिख रहा हूं, यहां पे एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, शी रन्स वेरी फास्ट। ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अब इसमें देखना एडवर्ब क्या होता है। बेसिकली एडवर्ब जो है वो वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर ये किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब इसमें देखना शी रन्स, वो दौड़ती है, पर कैसे? फास्ट। तो ये फास्ट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इस रन को, तो इसका मतलब हो गया ये हमारे लिए क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। अब शी रन्स, ठीक है, इसमें रन्स को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, लेकिन फास्ट भी कैसा? वेरी फास्ट। तो ये जो वेरी है ये मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को, और जो फास्ट है वो मॉडिफाई कर रहा है रन को। ठीक है, तो मतलब ये पूरा आपके लिए क्या हो गया? एक एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। क्या हो जाता है ये आपके लिए? ये आपके लिए हो गया एक एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि देखो वेरी फास्ट अगर इसको हम अलग निकाल ले, ठीक है, वेरी फास्ट को अगर आप अलग निकाल लेते हो तो फिर इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। देखो फ्रेज क्या होता है? वाक्य का एक अंश होता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। अब इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिखते हो, शी रन्स, आपने ये अलग कर लिया पूरा, और यहां पर आपने ये अलग कर लिया। आपको क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा, भाई वेरी फास्ट, तो ये वेरी फास्ट जो है वो क्या है? आपको ये पहचानना आना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करोगे? ये जो है वो क्या है? एक एडवर्ब फ्रेज है। ये आप कैसे समझोगे? डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। और ये निकालोगे आप यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस का हेड जो है वो क्या है, ये निकालोगे आप। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको दे रखा है इसका हेड क्या? अगर इसका हेड कोई एडवर्ब है तो वो एडवर्ब फ्रेज है, अगर उसका हेड कोई एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर उसका हेड कोई नाउन है तो वो क्या हो जाएगी? नाउन फ्रेज हो जाएगी। बस यही तरीका इन फ्रेजेस को समझने का। आई थिंक ये फ्रेज वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए क्लियर हुआ होगा। जैसे हम यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि इन द आफ्टरनून। अब ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहां पर प्रीपोजिशन फ्रेज भी आपकी आ जाएगी। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून का मतलब होता है आफ्टरनून के टाइम। अब इसमें जो आपका हेड होगा वो होगा इन, ठीक है। इसके बाद द आफ्टरनून जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक नाउन फ्रेज है अपने आप में, लेकिन इसका हेड क्या है? इन है। तो यहां पर ये पूरा मिलकर आपके लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके लिए एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना,
हर एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आपको एक एनपी मिलेगा, एक नाउन फ्रेज जो है वो आपको एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर मिलने वाला है। सो आई थिंक यहां पर आपके लिए फ्रेज जो है वो कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आप आगे जाके और एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे तो फिर ये ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं कुछ चीजें लिखता हूं, ठीक है, मैं सीधा इसके बाद आपको पूछूंगा, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर दीज डेज। देखना यहां पर ये सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है सर कि ये जो आर स्टडिंग है, इतना आपको निकाल के पूछ लिया और पूछा कि सर ये क्या है, सो आई थिंक आप बता सकते हैं आराम से कि ये क्या है, एक वर्ब फ्रेज है। बस इतना ही काम है फ्रेज के बारे में, और ज्यादा आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर पूछा गया सर खाली ये इंग्लिश जो है वो क्या है, तो हम जानते हैं कि ये नाउन है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक एनपी हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। इसके ये इंग्लिश ग्रामर, सॉरी ये पूरा वर्ड आ गया आपके लिए, तो इंग्लिश जो है वो तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है यहां पर, और ये जो ग्रामर है वो आपका मेन वर्ड हो गया, तो ये पूरा मिला के हमारे लिए क्या हो गया, एनपी हो गया। दीज डेज जो है वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, एनपी हो जाता है, नाउन फ्रेज हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। जैसे कि एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, शी will be at temple right now। ये सेंटेंस है आपके सामने। अब इसमें ये जो एट टेम्पल अगर हमसे पूछा जाए सर ये क्या है, तो ये जो एट टेम्पल है जिसका हेड हमको प्रेपोजिशन देखने को मिल रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका पीपी, और इसके अंदर ये एक एनपी जो है वो हमेशा शामिल रहेगा, ठीक है। यहां तक ये क्लियर रहे। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ये विल बी जो है, ये विल बी जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, तो वीपी का, वर्ब फ्रेज का। तो आप इस तरीके से वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और साथ में प्रीपोजिशन का फ्रेज जो है वो निकाल सकते हैं। प्रीपोजिशन का फ्रेज जो है उसके बाद में आपको हमेशा एक एनपी देखने को मिलेगा। मेरी ये कोशिश है क्योंकि बेसिक्स पे बात करने के लिए आया हूं मैं, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आता है एक बार के लिए, वीडियोस भी मेरा ये पूरा ट्राई है कि इस वीडियो को मैं ब्रीफली ही आपको ये सारी चीजें समझाऊं। अदरवाइज अगर हम 1 घंटा अगर फ्रेज के ऊपर बात करें तो मैं नहीं मानता कि कोई भी डाउट इसके अंदर रह जाता है, लेकिन हमको क्लॉज को भी आज ही डिस्कस करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं जो फ्रेज का चैप्टर है वो खत्म कर रहा हूँ। आपको इतना ध्यान रखना है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, वो आपके लिए हो जाता है एक फ्रेज। इसके बाद हम बात करें, वी हैड डिवाइडेड द फ्रेजेस इनटू 5 पार्ट्स, व्हिच वर द फर्स्ट वन वाज द नाउन फ्रेज, सेकंड वन वाज द वर्ब फ्रेज, थर्ड वन वाज एडजेक्टिव, फोर्थ वन वाज प्रीपोजिशन फ्रेज, एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द एडवर्ब फ्रेज। तो ये सारी आपकी फ्रेज हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लॉज के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये क्लॉज हो गया। क्लॉज को जानने से पहले आप एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए जो आपके सामने मैं लिख कर लाया हूं, ठीक है। इसमें लिखा है कि although I was not feeling well I went to school, ठीक है। although I was not feeling well I went to school, ये सेंटेंस हो गया आपके सामने। यहां क्या करोगे आप, ये देखोगे इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़िए। इसको आप पढ़ोगे although I was not feeling well, यद्यपि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब यहीं पर आप इस सेंटेंस को फुल स्टॉप अगर लगा देते हैं तो क्या ये अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग आपको दे पाता है, क्या नहीं दे रहा है सर ये, क्योंकि यद्यपि आप स्कूल गए तो क्या है ना, सवाल यही बनेगा। तो यहां पर देखो इसमें क्या है, ये आपके लिए एक सब्जेक्ट हो गया और ये आपके लिए एक वर्ब भी हो गई, सब्जेक्ट एंड वर्ब है, तो ये बन जाता है हमारे लिए क्लॉज। क्लॉज बन गया, लेकिन अगर ये क्लॉज हमको पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, मतलब पूरी बात अपनी कन्वे करने में एबल नहीं है, तो ये क्लॉज कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। और आप बेसिकली देखो, जनरली ही मैं ऐसा बताता हूं, हमेशा मैं ऑलवेज कभी नहीं कहता हूं आपको, आप पाएंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं आपके वो किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हुए नजर
आएंगे, आप ऐसा पाएंगे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होते हैं, अगर आप उनको सेंटेंस से अलग कर देते हैं और उनको ही अगर आप बोलते हैं फुल स्टॉप लगा के, सो दे विल प्रोवाइड यू अ मीनिंग, है ना, अ कंप्लीट मीनिंग। आई वेंट टू स्कूल, अगर आप सिर्फ ये सेंटेंस बोलते हैं कि मैं स्कूल गया, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब होता है ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र। क्या बोलते हैं, ये स्वतंत्र उपवाक्य है, मतलब जिसका अपने आप में कोई मीनिंग निकलता है, ठीक है। और ये वाला जो उपवाक्य आपके लिए बनता है, ये बनता है निर्भर, है ना, ये निर्भर उपवाक्य, मतलब इसको अपना सेंस पूरा करने के लिए कोई और वाक्य की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये पूरा सेंटेंस हमारे लिए बनता है। अब इनको ही इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है अपना, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं, यही हमारे लिए कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। और इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो हम इसको बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। वहीं पर अगर डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ये ध्यान रहे। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर एक और सेंटेंस आपको दे रखा है, इसको और पढ़िए। शी वॉज इल बिकॉज शी डिड नॉट टेक केयर। यहां पे देखना, ये जो सेंटेंस है सी वॉज इल, इस सेंटेंस का अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकलता है कि वो बीमार थी। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गया क्लॉज अपना, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये क्लॉज हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और यही क्लॉज हमारे लिए कौन सा है, मेन, CLAUS, ठीक है, ये हो गया आपके लिए मेन क्लॉज। और ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज शी डिड नॉट टेक केयर, क्योंकि उसने अपना ध्यान नहीं रखा। तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और ये आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो इन दोनों सेंटेंसेस से आपको क्या सीखना था कि क्लॉज जो है उसको दो तरीके के होते हैं, या तो डिपेंडेंट होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट जो होता है उसका अपने आप में एक मीनिंग होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मतलब उसको किसी और क्लॉज की आवश्यकता होती है, तब जाके वो अपना मीनिंग जो है वो पूरे तरीके से कन्वे कर पाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां कुछ और है, जैसे शी गॉट रेडी फॉर हर स्कूल, ठीक है, शी गॉट रेडी फॉर स्कूल क्विकली व्हेन हर अलार्म क्लॉक रिंग। अगर आप सिर्फ इसको बोलोगे तो ये अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, समझे इस बात को। तो ये हो गया हमारे लिए डिपेंडेंट क्लॉज। और शी गॉट रेडी फॉर स्कूल क्विकली, आपने सिर्फ अगर इतना बोला है, मतलब वो स्कूल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गई, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा सेंटेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर भी वही चीज आप निकालने की कोशिश करें, ऑल स्टूड अप, मतलब सभी जने क्या हो गए, खड़े हो गए। व्हेन द प्रेसिडेंट केम, जिस समय अध्यक्ष जो है वो वहां पर आए। तो ऑल स्टूड अप, ये अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं आप, तो ये अपने आप में पूरा मीनिंग देगा आपको। व्हेन द प्रेसिडेंट, कब, जब प्रेसिडेंट आया, तो उस समय क्या सर, सवाल ये बनेगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आप अच्छे तरीके से एक बार इनकी मदद से अगर आप कुछ सेंटेंसेस को देखें, और अगर दो चार सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप और करेंगे, तो आपके लिए और ज्यादा ये क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो एडवर्ब क्लॉज हैं, जैसे हमने ये क्लॉज जो है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसमें भी आप नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज जो है वो आप पढ़ेंगे। जैसे हमने फ्रेज के टाइप्स देखे, वैसे ही हम यहाँ पर इसके टाइप्स जो है वो भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम देखते हैं सबसे पहला नाउन क्लॉज है उसके बारे में हम, ठीक है। ये आपके सामने क्लॉज हो जाते हैं, टाइप्स इसके दे रखे हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, सेकंड होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड क्या होता है आपके लिए, एडवर्ब क्लॉज। इनको पहचानने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको इसके आगे ही बताऊंगा। पहला होता है नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज जो है वो किसी सेंटेंस में या तो एक सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको हम समझने वाले हैं आगे और, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब अगर आप उसको उसके प्लेस से हटा देते हैं क्लॉज को, तो फिर वहां पर एक एडजेक्टिव की जगह जो है वो खाली हो जाएगी, ठीक है।
और एडवर्ब के साथ क्या होगा कि ये एक एडवर्बियल के तौर पे फंक्शन करता है। अगर उस क्लॉज को वहां से हटा दिया जाए तो एक एडवर्ब्स की जगह जो है वो खाली हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, कंपैरिजन और कंसेशन, ये सारे के सारे टाइप्स है। ठीक है, अब यहां आते हैं हम सबसे पहले नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखना, इसको दो सेंटेंस है। वॉट ही इज प्लानिंग, ठीक है, ये सेंटेंस दे रखा आपको, वॉट ही इज प्लानिंग इज नॉट नोन टू एनी वन। अब ये बात समझना, इसमें ये जो है ये क्लॉज है वो आपका है नाउन क्लॉज। हम इसको कैसे बता रहे हैं तो देखना, आप इस सेंटेंस को एक बार पूरा हटा के देखिए। इस सेंटेंस को अगर आप पूरा हटा लेंगे, व्हाट ही इज प्लानिंग, अब सिर्फ आप इतना पढ़ते हैं, इज नॉट नोन टू एनीवन। तो व्हाट इज नॉट नोन, क्या नोन नहीं है, और क्या का आंसर जो है वो बेसिकली या तो सब्जेक्ट होता है या फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पर जो जगह खाली है वो जगह खाली हो जाती है सब्जेक्ट की। तो यहां पर ये जो पूरा क्लॉज है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये जो क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। ठीक है, इज नॉट नोन टू एनीवन। नहीं आया समझ में, अगले सेंटेंस पे देखते हैं। वॉट शी प्रिटेंड्स, वो क्या महसूस करती है, कैसा वो दिखाती है, इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, यहां पर ये तो एक, अब इसको हटा दीजिए आप, अब इसको देखिए, इज नन ऑफ माई बिजनेस, व्हाट इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या नहीं है। व्हाट का आंसर आपके लिए सब्जेक्ट होता है, और यहां पर ये पूरा सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, नाउन क्लॉज जो है वो कर रहा है। मतलब नाउन क्लॉज जो है वो भी अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद वेयर ही शिफ्टेड, उसने कहां पे शिफ्ट किया, इज नॉट इन्फॉर्म टू एनीवन, किसी को भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया है। तो इसको अगर आप हटाते हैं तो इज नॉट इन्फॉर्म टू एनीवन, अर्थात क्या इन्फॉर्म नहीं किया गया सर, है ना। तो क्या का आंसर जो है वो हम देखते हैं, या तो सब्जेक्ट होता है या फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर जो है वो सब्जेक्ट का प्लेस खाली है, तो इसका मतलब है कि नाउन क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, यहां पर क्या चीज है, इसमें देखना, वर्ब के कंटेक्स्ट में हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट का, तो यहां पर हमको ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। दे डिड, उन्होंने किया, व्हाट दे कुड, जो वो कर सकते थे। सो व्हाट डिड व्हाट दे कुड, क्या किया उन्होंने जो वो कर सकते थे। तो यहां पर वर्ब के कंटेक्स्ट में अगर हमने व्हाट से क्वेश्चन किया है तो फिर जो आंसर मिलेगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हम इसकी बात पिछले क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन क्लॉज है पूरा, जो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो आई डोंट नो, व्हाट डोंट नो, व्हाट शी विल डू नाउ, वो अब आगे क्या करेगी। तो फिर ये जो पूरा है ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज, और ये किसका फंक्शन कर रहा है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। इट सीम्ड, ऐसा लगा, व्हाट सीम्ड, दैट दे वर थीव्स, जैसे कि वो क्या थे, एक चोर थे। ठीक है, तो यहां पे उन्हें क्या लगा, तो ये लगा सर, और ये क्या है हमारे लिए, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ये पूरा नाउन क्लॉज काम कर रहा है। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, आप इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़े, चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी आपके लिए। और मैं ऐसा कह रहा हूं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें इसके अंदर, जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे उतना टॉपिक आपके लिए क्लियर होता जाएगा। 3 एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं, बाकी इसको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, तब ये चीजें आपके लिए और क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो लिंकिंग वर्ब जो है, ठीक है, जिसको जोड़ती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि जो आपको एक सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और वो लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। यहां पे क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट। तो द ट्रूथ इज व्हाट इज द ट्रूथ, दैट ही हैज डिसीव्ड अस, कि उसने हमें धोखा दिया है। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक नाउन क्लॉज हो जाएगा, और ये हमें क्या बता रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे फंक्शन कर रहा है।
ठीक है। और यहां पर देयर द न्यूज वॉज, न्यूज थी क्या, दैट द बॉय वॉज ड्राउंड, कि लड़का जो है वो डूब चुका था। तो ये नाउन क्लॉज है और ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। नाउन क्लॉज के दो फंक्शन हो जाते हैं, तीन फंक्शन अभी तक हमने देख लिए। ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है, ये सब्जेक्ट का काम भी करता है और साथ में ये ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। यहां पे एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देयर इज नो ट्रूथ इन, ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट ही सेड, ये सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, ये क्लॉज बन गया एक आपका, और ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इसलिए ये नाउन क्लॉज ही है जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन, ऑन प्रेपोजिशन है, उसके पीछे हु इज इन कंट्रोल, ये आपका पूरा क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया और जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये आपका नाउन क्लॉज के फंक्शंस हो जाते हैं। इसके बाद नाउन क्लॉज जो है वो अपोजिशन में भी काम करता है। इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में, अपोजिशन मतलब जब उसको ठीक पास में रखा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ये सेंटेंस है, राहुल माई नेबर इज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस हो जाता है जब आप उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते होगी। राहुल जो कि क्या है, मेरा पड़ोसी है, वो एक डॉक्टर है, ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है इस राहुल के बारे में कि वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो आपने ये जो नाउन है, एक नाउन के पास में एक और नाउन आ गया, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है वो अपोजिशन में नाउन है। कैसा नाउन है, अपोजिशन में, मतलब ठीक पास में उसको रखा गया है, उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं हम। फिर अब बात करते हैं इसकी, द फैक्ट दैट यू आर लेजी, ये पूरा आपके नाउन क्लॉज है जो आपका अपोजिशन में काम कर रहा है। इज नॉन टू एवरीवन, आप इसको हटा देते हैं, द फैक्ट इज नॉन टू एवरीवन, तो भी सेंटेंस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये आपको एडिशनल जानकारी दे रहा है। ठीक है, द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड इज अनट्रू, वो रिपोर्ट जिसमें उसको मरा हुआ बताया गया था वो क्या है, अनट्रू है। तो ये नाउन क्लॉज है अपोजिशन में। योर स्टेटमेंट, तुम्हारा स्टेटमेंट, दैट यू डिडंट टेक द मनी, ये आपका पूरा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया अपोजिशन में इस स्टेटमेंट के। कांट बी डिलीवर्ड, उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सारे आपके नाउन क्लॉज हो जाते हैं और नाउन क्लॉज के फंक्शंस जो हैं उसकी भी बात हमने कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव का काम करता है, सीधा सा ये समझना है आपको, मतलब किसी नाउन के बारे में हमको कोई और एडिशनल जानकारी देगा वो। ठीक है, जैसे कि द ऑरेंज दैट ही बॉट, वो ऑरेंज, और कौन सा ऑरेंज, जो उसने खरीदा था। ठीक है, ये दैट से स्टार्ट हो रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ध्यान रखें, ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो दैट से स्टार्ट हो रहा है ऑरेंज की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और किसी नाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी एलिमेंट क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे पूरा क्लॉज अगर विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, एडजेक्टिव क्लॉज। द ऑरेंज दैट ही बॉट वाज डेलिशियस, तो फिर ये आपके लिए क्या हो गया, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आई हेट राहुल हु ऑलवेज कंप्लेन्स, अब राहुल के बारे में विशेषता बताइए, राहुल, पर वो क्या करता है, मतलब उसके बारे में एडिशनल चीज क्या दी हमको कि जो हमेशा क्या करता है, कंप्लेन करता है। ठीक है, तो राहुल के बारे में ये एडिशनल जानकारी है। ठीक है, आई विजिटेड द टाउन, मैंने उस टाउन को विजिट किया, ये आपको टाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रखी है कि वेयर दे मेट। ध्यान रखना एडजेक्टिव क्लॉज के ठीक पहले हमेशा क्या होगा, एक नाउन दे रखा होगा, क्योंकि वो नाउन को ही मॉडिफाई करता है। द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट जैसे कि ये नाउन हो गया आपके, हु डिवाइस्ड दिस मेथड, जिसने ये मेथड डिवाइस किया, इज डाइड, अब वो मर चुका है। तो यहां पर ये जो है वो आपके लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये है आई सॉ हिज लैपटॉप इन द लाइब्रेरी, ठीक है, विच वॉज सपोज्ड बी अंडर रिपेयर। ये जो है ये आपका हो जाता है यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये हमको लाइब्रेरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और लाइब्रेरी क्या है, एक नाउन है। और जब हमको कोई वर्ड
नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और अगर वो एडजेक्टिव पूरा क्लॉज है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर रहे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब सबसे बड़े क्लॉज के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इसके खूब सारे पार्ट्स भी हैं। तो आखिर इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला एडवर्ब क्लॉज आता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्या आता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें आपके कंजंक्शन स्टार्ट होंगे बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज सून एज और व्हेन। सेंटेंसेस कुछ बना के देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आई विल गो एज सून एज ही इनवाइट्स मी। ये सेंटेंस हो गया आपका। एज सुन एज ही इनवाइट्स मी जो है वो आपका टाइम क्लॉज भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं, टाइम क्लॉज भी कह सकते हैं, और साथ में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी कह सकते हैं हम इसको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसे मैंने एक यहाँ पे कंजंक्शन को यूज करके बनाया है, आप और भी कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम बना लेते हैं वेन से, ठीक है। शी विल गो देयर वेन शी गेट्स इन्फॉर्म्ड। जब उसे सूचित किया जाएगा तब वो वहां पे जाएगी। तो ये आपका व्हेन शी गेट्स इन्फॉर्म्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक क्लॉज हो जाएगा, और यहां पर ये क्लॉज हो जाएगा एज सुन एज ही इनवाइट्स मी। ये दोनों टाइम क्लॉज हैं और ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर इसको हटा दोगे, ठीक है, जैसे कि इसको हटा देते हो तो सेंटेंस अपने आप में पूरा बचता है, ठीक है। शी विल गो देयर, ये हटा लेते हो तो भी सेंटेंस अपने आप में पूरा बचता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अगर सेंटेंस ये है तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ये हमारे लिए, और सेंटेंस जो पूरा नहीं कर पा रहा है वो कौन सा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम की बात बता रहे हैं कोई घटना जो है वो कब घटित होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक और एडवर्ब क्लॉज है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। वेयर और वेयर एवर से जो भी सेंटेंसेस आपके होते हैं वहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। यहां देखते हैं हम कैसे। शी विल गो वेयर एवर शी वॉन्ट्स। वेयर एवर शी वॉन्ट्स जो है वो क्या हो जाता है आपका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाता है, और ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज यहां पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर दे हैव गॉन। ये सेंटेंस हो गया। तो वेयर दे हैव गॉन जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसके बाद ये आपके लिए प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की। यहां एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा देख लीजिए इसको। ये जो लिखा गया है ऊपर इसको मिटा के, ये रीजन नहीं होगा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम। अब रीजन की बात करते हैं। तो यहां पर भी एक थोड़ी सी मिस्टेक है, हैंड रिटन में भी मिस्टेक। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूं उनको तीनों को बहुत अच्छे तरीके से। बिकॉज, एज और सिंस, इन तीनों से जो सेंटेंस आपके शुरू होंगे, जो क्लॉज शुरू होंगे, वो आपके क्या रहेंगे, पता नहीं ये क्यों हट रहा है आज। बिकॉज, एज और सिंस, यहां से जो आपके स्टार्ट होंगे वो क्या रहेंगे, आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहलाएंगे। जैसे कि शी respects him because he is her
एल्डर ब्रदर, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे शी रेस्पेक्ट्स हिम, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। वाई, ये वाई का आंसर होता है देखना, बिकॉज ही इज हर एल्डर ब्रदर। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, आप एस से भी बना सकते हैं, सिंस से भी बना सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो 45 मिनट तक चला गया है, हमको 1 घंटे के अंदर इस टॉपिक को फिनिश करना है। ठीक है, आप एज और सिंस का यूज करते हुए भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, यहां बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस के बारे में। कंडीशन से कौन कौन से सेंटेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि शी विल मीट यू प्रोवाइडेड शी गेट्स टाइम। ठीक है, अब यहां पे देखना, शी विल मीट यू, वो तुम्हें मिलेगी, पर कब, यहां एक कंडीशन दे रखी है, प्रोवाइडेड शी गेट्स टाइम, अगर उसको समय मिलता है। तो यहां पर एक कंडीशन बता रखी है कि कोई एक्शन कब होगा, तो ये आपका हो जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, प्रोवाइडेड से शुरू हो सकता है, अनलेस से शुरू हो सकता है, इन केस से शुरू हो सकता है, और इफ से भी शुरू हो सकता है। इफ से तो बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे आपने। ठीक है, if you don't invite him, he will not come, ये हो गया। he will not come जो है वो आपका मेन क्लॉज हो जाता है। इसके बाद if you don't invite him, तो ये आपका क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। क्या हो जाता है, ये आपका कंडीशनल क्लॉज जो है वो हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस। देखिए ये टाइप्स हैं। अगर आप, बेसिक तो मेरा ये था कि मैं आपको क्लॉज और फ्रेज जो है वो क्या होते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूं, लेकिन जब लगा कि हम क्लॉज को अगर उतना पढ़ ही रहे हैं तो उसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया जाए कि कौन कौन से टाइप के एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको फिनिश करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जो है उसके बारे में भी कुछ चीजें हम देखेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस क्या होता है, जब कोई पर्पस हमें बताया जाता है, और ये किससे यूज होता है, सो दैट से। ठीक है, इन ऑर्डर दैट से या फिर सो दैट से ये सेंटेंसेस जो है वो आपके लिए बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, जैसे कि शी practices daily so that she can perform well in her फाइनल मैच। मतलब वो प्रैक्टिस डेली इसके लिए करती है ताकि वो फाइनल मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, सो दैट शी कैन परफॉर्म वेल इन हर फाइनल मैच। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो जाएगा। मतलब यहां से एक पर्पस बता रखा है कि कोई काम किस लिए किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपको ये फर्स्ट क्लास है तो मैं ही चाहता हूं आपको इनाम याद रह जाए कि भाई एडवर्ब क्लॉज है वो कौन कौन से होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ये होता है जहां पे सो दैट, इन ऑर्डर दैट जो है वो कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। 21 हम देखें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, तो फिर यहां पर भी सो दैट आएगा और सच दैट, ये दो आपके सामने कुछ कंजंक्शंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, अब देखना इसमें हम क्या कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि शी वॉज सो एरोगेंट दैट शी डिड नॉट अपोलोजाइज, है ना। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट शी डिड नॉट अपोलोजाइज। मतलब वो उतना एरोगेंट थी कि उसने क्या नहीं किया, अपोलोजाइज जो है वो भी नहीं किया, मतलब माफी भी नहीं मांगी। ठीक है, तो ये एक कोर्स है। ठीक है,
और ये उसका इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है वो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि they were such fool that they didn't know how to write। मतलब वो उतने मूर्ख थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैसे लिखा जाए। तो फिर यहाँ पर सच और दैट से ये इनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये सच दैट से ज्वाइन होगा और यहाँ पर ये जो है वो आपका सो और दैट से ज्वाइन होगा और उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और इसके लिए कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, सो दैट और साथ ही में सच और दैट, ठीक है। इसके बाद आपके सामने अगला जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन दो तरीके का होता है। पहला होता है मैनर्स का कंपैरिजन और दूसरा होता है डिग्रीज का कंपैरिजन। जो मैनर्स का कंपैरिजन है वो शुरू होगा एज और इफ से, और जो डिग्री का कंपैरिजन है वो आपका शुरू होगा देन और एज से। तो ये सारी चीजें जो है वो हम उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कैसे उससे सेंटेंसेस बनेंगे। यहां हम देखते हैं इसको कैसे ये सेंटेंस बनेगा। जैसे कि शी, इसको हटा देते हैं वरना ये महिला विरोधी बातें हो जाएंगी। सर बार बार शी का ही इस्तेमाल हो रहा है तो फिर अब यहां हम लिखते हैं, ठीक है। ही टॉक्ड एज इफ ही वर मिनिस्टर। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो क्या हो, अपने आप में एक मिनिस्टर हो। तो ये इस तरीके का सेंटेंस जो है वो एज इफ से आप बना सकते हैं। यहां पर मैनर जो है उसका कंपैरिजन आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप अब देखोगे कि डिग्री जो है उसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है। तो इसको हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की, जैसे कि देन और एस से आपका कंपैरिजन ये होगा, ठीक है। तो यहां पे दिल्ली इज बिगर देन जयपुर, ठीक है। देन से कंपैरिजन हो जाता है आपका ये, देन जयपुर इज, ये भी आपका यहां पर आ जाएगा पर ये हिडन रहेगा, ठीक है। दिल्ली जो है वो जयपुर से ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे देन से भी और आप एज से भी चाहे तो और यहाँ पर सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। वो उतना ही होशियार है जितना कि उसकी बहन होशियार है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसमें देन और एज से बन जाएगा और वहां पर एज इफ से ये सेंटेंस जो है वो बन जाएंगे। इसके बाद आपके पास एक अंतिम एडवर्ब क्लॉज रहता है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, ठीक है। कंसेशन या फिर आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से कॉन्ट्रेस्ट यहाँ पे शो होता है, मतलब विरोधाभास, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो विरोधाभास, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या चीज है, कंजंक्शंस यहाँ पे क्या क्या होंगे, आल्दो होगा और दो होगा, ठीक है, या फिर इवन इफ भी हो सकता है। इसमें आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, आल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, मतलब वो स्कूल गया जबकि वो क्या था, बीमार था। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। यहाँ पे आपको आल्दो, दो और इवन इफ जो है वो याद रखने कंसेशन में। आप इन कंजंक्शंस को अच्छे से याद रखें क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफिकेशन में आपकी। इसके बाद जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, अगर वो मैनर का कंपैरिजन हो रहा है तो एज इफ का यूज करेंगे, और अगर वो कंपैरिजन हमारा डिग्री के तौर पे हो रहा है तो फिर हम वहां पे एज और देन का उपयोग जो है वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है वो सो और दैट से हम शो करेंगे या फिर हम सच और दैट से भी इसको शो कर सकते हैं। ये एग्जांपल से इनको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में सो दैट से बनेगा या फिर इन ऑर्डर दैट से आपका बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है वो इफ से बन सकता है, अनलेस से बन सकता है, प्रोवाइडेड से बन सकता है और इनकेस से बन सकता है, जिसको अपन कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और यहाँ पर रीजन जो आपका बिकॉज, एज और सिंस, इन तीनों से आप क्या बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं। और यहाँ पर प्लेस में वेयर और वेयर एवर, यहाँ से आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेस का हो जाएगा,
ठीक है, ये वही स्लाइड है। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज क्या होता है हमने वो बात कर ली। इसमें जो टाइम क्लॉज जो होता है वो आपका कहाँ से शुरू हो सकता है, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल और एज सून एज, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो आपके लिए क्या करेगा, एक तरीके का एडजेक्टिव का रोल उसका होगा। उसको अगर आप हटाते हैं तो फिर वहां पर एक एडजेक्टिव की प्लेस जो है वो सेंटेंस में खाली हो जाएगी। इसके बाद हमने नाउन क्लॉजेस के यूजेस देखे कि वो अपोजिशन में यूज हो सकता है किसी नाउन के, या फिर कोई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, या फिर वही नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। फिर हमने क्लॉजेस को डिफाइन किया था यहाँ पे, नाउन क्लॉज उसको क्लासिफाई किया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के अंदर, ठीक है। फिर हमने ये देखा कुछ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में, जिसको समझा हमने। फिर हमने बात करी थी फ्रेज की, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। फ्रेज के भी हमने कुछ पार्ट्स देखे थे, जहां पर अगर उसका हेड अगर कोई भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नेम दे देंगे। अगर कोई वर्ब जो है वो हेड है तो उसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव अगर फ्रेज हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी फ्रेज एंड क्लोजेस के बारे में इतनी सी हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, मे बी पॉसिबल दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट अबाउट दिस कि सर एक लेक्चर के अंदर जो है, क्योंकि देखिए ये वो टॉपिक है ना दैट डिमांड्स प्रैक्टिस, जो चाहता है प्रैक्टिस। और जितने ज्यादा एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे, आप अगर अपनी ओर से क्लॉजेस के 50 एग्जांपल लेके बैठते हैं और वहां पे कोशिश करें कि कौन सा क्लॉज इसमें किसका फंक्शन कर रहा है, आप ये निकालेंगे। क्योंकि एक लेक्चर के अंदर आपको ये उसकी आत्मा समझाई जा सकती है कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए काम की हो और उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की। इसके अलावा प्रैक्टिस आपको करनी होती है। क्या आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप वो परफेक्शन नहीं ला पाएंगे जो परफेक्शन आपको चाहिए। एक घंटे के अंदर वो परफेक्शन नहीं आता है। आप बैठे थोड़ी देर अपनी ओर से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस से बनाएं कि इसमें क्या क्या। पहला तो ये काम करें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के अंदर क्या क्या कंजंक्शंस का इस्तेमाल होगा। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है तो फिर वहां हम कौन कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बेसिक चीजों को समझे आप। ये बेसिक चीजें समझ में आती हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए, बिकॉज से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है और वहां पूछ लिया भाई ये एडवर्ब क्लॉज जो है वो कौन सा है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ठीक है। वो आप इजीली भी बता सकते हो। क्वेश्चन आपके जो इतना पढ़ाया है अगर इसको भी अच्छे से याद करके चले जाते हैं आप, तो पूरी संभावना है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो करने पड़ेंगे। सो आई होप सो कि इस लेक्चर के अंदर हमने फ्रेज एंड क्लोजेस के बारे में जितनी जानकारी जानने की कोशिश की है वो पर्याप्त है आपके लिए। और ये जो एफर्ट है, क्योंकि ये मैं पूरा यहाँ पर लिख के लाया हूँ, इसलिए मैंने कोशिश भी करी कि तुम्हारा टाइम जो है वो भी बच जाए। हाँ, जहां पर मुझे लग रहा था सेंटेंसेस अगर मैं यहाँ आके बनाऊंगा तो बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे, तो हमने वहां पे वो काम भी किया है। आई होप सो इट इज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है वो इंग्लिश के लिए वाकई में एक इंपॉर्टेंट चैनल है जहां पर हम चीजों को समझ सकते हैं, थोड़ा अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो भी बना रहे। टीएमए के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ इसी ग्रामर टॉक की सीरीज के अंदर। धन्यवाद।